हेलो 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 फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पावर्टी एज अ चैलेंज। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम दो बातें कर लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग कमेंट्स दैट यू हैव लेफ्ट अंडर माय वीडियो। आई एम सो ग्रेटफुल। उसके बाद हमने कुछ सवाल पूछे थे लास्ट क्लास में और आपसे कहा था कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। एक सवाल मैंने पूछा था कि भाई 2018-19 के आसपास देर वॉज अ सडन डिप इन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग स्टाफ, कि ऐसा क्यों हुआ था कि उस टाइम पे सडनली थोड़ा सा कमी आ गई थी नंबर ऑफ डॉक्टर्स में। तो प्रीति जी ने जवाब दिया है कि इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड। अनफॉर्चुनेटली येस, देर वॉज अ इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दिस, बट हम जिस समय की बात करें 2017, 18, 19, उस समय कोविड नहीं था, कोविड 2019 में आया है। तो यस, उसका इम्पैक्ट था, ये सही जवाब है। लेकिन कोविड के पहले क्या हुआ था? तो दो तीन इसके 5-6 एक्चुअली जवाब हैं। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं बेसिकली। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज के कारण वो हो रहा है। मैं इसका आंसर आपको अभी नहीं दूंगी, अगली क्लास में दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू मोर टाइम टू बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं पता है हम किस सवाल की बात करें तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए और वहाँ पे जब हम डाटा की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स इन द कंट्री, वहाँ पे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वाई देर इज़ अ डिप इन नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ठीक है, तो उसका जवाब दीजिए। देर आर गुड 5 रीजन्स वाई दिस हैज़ हैपेंड। ओके, तो सबको सही एक एक मौका मिलेगा सही जवाब देने का। अकरम जी ने पूछा है, इफ लिटरेसी रेट इंक्रीजेज व्हाट विल हैपन इन द कंट्री। देखिए, लिटरेसी रेट इंक्रीज होना मतलब क्या होता है कि कितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, बेसिक रीडिंग, पढ़ना लिखना समझना, बेसिक कैलकुलेशन करना उनको आता है। ठीक है, ये लिटरेसी होती है। देखो, जितने ज़्यादा लिटरेट होंगे लोग उतना आसान होता है उनके लिए नई स्किल सीखना, उतना आसान होता है उनके लिए इजीली ट्रेन होना। अगर आप आसानी से नई स्किल और ट्रेनिंग ले पा रहे हैं तो आपकी एबिलिटी टू गेट अ जॉब बढ़ जाती है। ठीक है, कि आपको आसानी से और नौकरी मिल सकती है। अगर आपको नौकरी मिलेगी तो आपका इनकम आएगा तो आप खुद उससे प्रॉफिट करेंगे, उसके अलावा आपकी फैमिली प्रॉफिट करेगी, आपकी कम्युनिटी और देश भी करेगा क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा, राइट? सो दिस इज वन रीजन। एंड द सेकेंड इज व्हेन पॉपुलेशन इज लिटरेट। जब एक जनसंख्या पढ़ी लिखी होती है ना तो उसको गवर्न करना, उनको संभालना देश के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई इंसान है, वो कहीं गांव में बैठा है गुजरात के या फिर महाराष्ट्र के, और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो क्या करेगा? ना वो न्यूज़ पढ़ेगा, ना वो फ़ोन पे कोई मैसेज पढ़ पाएगा, ना वो न्यूज़ जो उसको उड़ती उड़ती खबर आएगी वो ही वो समझ पाएगा। ऐसे में क्या होता है ना, गवर्नमेंट को जब भी कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे डिमोनेटाइजेशन के टाइम फट से इन्फॉर्मेशन देनी थी, या कोविड के टाइम बैन हो गया तो फट से इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो क्या होता है ना, इन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समय लगता है ज़्यादा चीज़ों को समझने में, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचने में। वो अपडेट अपने आप को नहीं कर पाते हैं टाइम से, और गवर्नमेंट को और मेहनत करनी पड़ती है उनको संभालने में। तो अगर लोग जितना ज़्यादा लिटरेसी होगी कंट्री में, उतना आसान हो जाता है कंट्री का चलना, डेली अफेयर्स। ठीक है, तो एक ये आंसर है। उसके अलावा शालिनी जी ने पूछा है कि इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स? येस, इट इज़ नेसेसरी टू मेक नोट्स, नॉट ओनली बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अगर किताब पढ़ रहे हो, किताब में ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो भी बनाओ, ये वीडियो देख रहे हो तो भी बनाओ, किसी और का वीडियो देख रहे हो इस टॉपिक पे तो भी नोट्स बनाओ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो नोट्स बनाओ। बच्चों, मैं खुद आई एम अ टीचर, मैं आज भी कुछ नया पढ़ती हूँ तो मैं अपनी डायरी में उसके नोट बनाती हूँ, बिकॉज हम लिखेंगे नहीं जब तक कि हमने ये समझा है, तब तक वो हमें याद नहीं होता है। कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शानदार होती है, वो एक बार पढ़ के समझ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप और हम शायद नहीं हैं उस टाइप की मेमोरी वाले, हमें चीज़ों को बार बार समझना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब हमें चीज़ें याद होती है। तो नोट्स बनाना, अगर आपकी एकदम 100% परफेक्ट मेमोरी नहीं है तो नोट्स बनाना आपका दोस्त है, नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक है, फाइनली अमरेंद्र जी ने पूछा है, इफ़ पीपल आर एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड एंड स्टिल अनएम्प्लॉयड देन व्हाट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? वेल, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, और इसका जवाब हम इस चैप्टर में देंगे, पावर्टी एज अ चैलेंज। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, ट्रेंड हो, इसका मतलब है या तो आपके माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया, अपनी सेविंग्स लगाई है, या आपने कहीं से उधार लेके पैसा लगाया है ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई में, राइट? इसका मतलब है कि यू आर ईजी टू फॉल अंडर पावर्टी।
अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी, आप और आपका परिवार दोनों, तो गवर्नमेंट कई सारी चीज़ें कर रही है बोथ लिटरेट एज वेल एज इलिटरेट लोगों के लिए, ताकि उन्हें पावर्टी की रेखा के नीचे ना जाना पड़े। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। फाइनली स्ट्राइक 2 मैं देख रही हूँ, राखी, सोनल पांडे, प्रतिज्ञा, निकिता राज, निकिता सिंह, दिव्या, दक्ष। आई हैव नोटिस्ड ऑल ऑफ यू स्ट्राइक 3. आई होप यू जॉइन टुडेज क्लास एज वेल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर पावर्टी एज अ चैलेंज. ठीक है, अब आपने मेरी हर क्लास में देखा होगा कि हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ऐसे खोल के रख देते हैं कि है क्या। तो इसमें बात चल रही है पॉवर्टी की। पॉवर्टी हम सबको पता है गरीबी, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, ये कई सारे जो कॉमन शब्द होते हैं ना, जैसे गरीबी, ये बहुत ईजीली लोकल भाषा में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कई बार तो हम अपने दोस्तों में बोलते हैं कभी कभी कि महीने का एंड है, अगर आ जाता है और सैलरी ख़त्म हो जाती है तो हम बोलते हैं यार बड़ी गरीबी चल रही है, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है ना। बट दैट डजंट मीन गरीबी, दैट डजंट मीन आई एम गरीब। हम ऑफिशियल सोशल साइंटिस्ट के हिसाब से समझेंगे कि गरीबी क्या होती है, नॉट योर नेचुरल कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये गरीबी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी पुअर। क्या मतलब होता है गरीब होने का। पावर्टी रिफर्स टू, तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना, पावर्टी रिफर्स टू लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों की कमी। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है पॉवर्टी में वही होती है कि आपके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, पैसे की कमी होती है, सच दैट एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और एंटायर कम्युनिटी, ये हो सकती है पैसे की कमी एक इंसान को, एक घर को, या पूरी कम्युनिटी को, इन सच अ वे कि दे डू नॉट हैव द मीन्स, उनके पास साधन नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। क्या होती है बुनियादी आवश्यकताएं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज नीडेड फॉर अ गुड लाइफ। रिमेंबर, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, प्यार, परिवार, शांति, दौलत, शोहरत, गर्व, मोक्ष। याद है हमने ये पढ़ा था। तो उसमें सबसे पहला क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो बेसिक नीड्स होती है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लीन वाटर। आज इसमें क्लीन एयर भी डाल दो, इसमें आप ऑलमोस्ट डिग्निटी भी डाल सकते हो, डिग्निटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि बेसिकली लोगों के पास पैसों की इतनी कमी है कि वो बेसिक नेसेसिटीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि उनके पास प्रॉपर खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बीमार होने पर दवाई नहीं है, साफ पानी और हवा नहीं है, और डिग्निटी ऑफ लाइफ नहीं है। उन लोगों को बोलते हैं पुअर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस चैप्टर पावर्टी एज अ चैलेंज, गरीबी एक चुनौती। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वे पावर्टी इज सीन एज सोशल साइंसेस। ठीक है, सोशल साइंटिस्ट पावर्टी को किस तरीके से देखते हैं। ओके, ये इसलिए हम समझेंगे कि देखो, एक इंसान है, मैं आपको एक बहुत आसान एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसके फादर हैं, हिज फादर लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ सडन गवर्नमेंट पॉलिसी। ठीक है, मान लो कुछ हुआ जिसके कारण उनका जो बिजनेस था पूरा ठप हो गया, और उनका सारा पैसा उस बिजनेस में लगा हुआ था। एंड अब जो है, क्योंकि वो अपने घर के इकलौते कमाने वाले इंसान थे और बाकी सारे बच्चे पढ़ने वाले थे, तो उनको सडनली गरीबी आ गई। कि मतलब उनके पास ऐसा हो गया कि स्कूल, एक समय था जब उनके सारे बच्चे अच्छे बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, और दूसरे समय ऐसा हो गया कि स्कूल की फीस भरने का पैसा नहीं है, घर में खाना खाने का पैसा नहीं है, लाइटें बंद करनी पड़ रही क्योंकि बिजली भरने का पैसा नहीं है। ठीक है, एक होती है वो गरीबी, और दूसरी होती है गरीबी जो इंसान पैदा ही गरीब घर में हुआ है। ठीक है, आपने देखा होगा रोड पे कुछ लोग रहते हैं, सिटीज़ में आपने बहुत देखा होगा कि रोड के किनारे ही वो रहते हैं, वहीं खाना वाना बनाते हैं, वहीं भीख मांगते हैं, उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका कभी घर होता ही नहीं है, उनके पास जो मिल जाए लोगों से वो। एक होती है वो गरीबी। ठीक है, गरीबी भी अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो अब यहाँ हम समझेंगे कि सोशल साइंसेस किस तरीके से डिस्क्राइब करता है गरीबी को। ठीक है, सो हम उसकी एक साइंटिफिक तरीका समझेंगे कि व्हाट इज पावर्टी। दूसरा हम समझेंगे कि पावर्टी लाइन,
पावर्टी लाइन, गरीबी की रेखा क्या होती है? इन द सेंस दैट कि अगर कोई पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, 10 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से एक रेखा खींच देंगे, इमेजिनरी लाइन, जो डिसाइड करेगी कि भाई इसको हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या होगी, और इसके ऊपर जो लोग हैं वो हैं रिच, और इसके नीचे जो है वो है पुअर। तो ये रेखा कैसे खींची जाती है वो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन में। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्यों होती है गरीबी, ये समझेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉवर्टी खत्म करने के लिए, एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, वो हम समझेंगे। ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, हम समझेंगे कि नॉर्मल पॉवर्टी जो होती है, जो गरीबी हमने देखी, और ह्यूमन पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है, कैसे समझेंगे उसको, कि एक इंसान गरीब क्यों होता है, मतलब नॉट कैसे होता है बट लाइक अगर समझना बेसिकली कि गरीबी किस हद तक जा सकती है, या किन कम्युनिटीज़ में गरीबी ज़्यादा होती है, या किस कारण से कुछ लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं, या कुछ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है। तो ह्यूमन पॉवर्टी के बारे में हम इन डेप्थ में समझेंगे, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखिए, गरीबी जो इंडिया में है ना, बहुत ही बड़ा नासूर है, ठीक है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हिंदुस्तान के लिए हमेशा से। मतलब जब से हम पैदा हुए हैं देश, न हम नहीं, मतलब 1947 में जब से इंडिया आज़ाद हुआ है, तब से लेकर 2000, अभी क्या चल रहा है, अगस्त 2023 तक, एक चीज़ अगर कोई कॉमन प्रॉब्लम रही है इंडिया में तब से लेकर अब तक, वो है गरीबी। 70-80 साल, हमारे 80 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंस को, और आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट भरने के लिए खाना भी रोज़ नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी और बहुत, क्या बोलते हैं ना, हर्टफुल बात है एक देश की प्राइड के लिए। तो एक तो वो है, दूसरा एवरी 5th पर्सन, हर 5वां इंडियन गरीब है, ठीक है। और कितने लोग गरीब हैं? 2011-12 के सेंसस के हिसाब से 270 मिलियन पीपल इन इंडिया आर कंसिडर्ड पुअर, ओके। लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन आपने देखा है सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका ये मतलब है कि अगर उस पॉपुलेशन का कुछ ज़्यादा प्रतिशत हिस्सा गरीब है, तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं। मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल गरीब in this country is in India because it has a larger population. तो ये क्या बोल सकते हैं ना, हर तरीके से इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है कि इतने सालों से है और इतनी ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स मूव आगे। तो अब है ना, इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में ना कुछ रूरल केसेस दिए हुए हैं कि भाई समझने के लिए कि गरीबी ना एक तरीके की नहीं होती, अलग अलग प्रकार की गरीबी होती है। तो ये समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये है रूरल केस है लखा सिंह का। ही इज़ फ्रॉम मेरठ, ठीक है, यूपी। उसके पास कोई लैंड नहीं है, ऑड जॉब्स करता है। ऑड जॉब्स मतलब जो जिस वक्त काम मिल जाए, कभी खोदने का काम किया मिला तो वो कर दिया, कभी उठाने का काम मिला तो वो कर दिया, कभी गाय चराने का काम मिला तो वो कर लिया। ऑड जॉब्स करता है। कभी कभी 50 रुपये पर डे के हिसाब से उसकी इनकम होती है, वो भी रोज़ नहीं। वेरी टफ टू गेट 2 स्क्वायर मील्स। दिन में 2 बार पका हुआ खाना उसे बहुत मुश्किल से मिल पाता है। लिव्स इन अ कच्चा हट, है ना, कच्चा उसका मकान। इसका क्या मतलब है कि आउटस्कर्ट्स में भी रहता है वो, कि अपनी जो समाज है, जो गांव है, उससे थोड़ा दूर भी रहता है, और कच्चा सा उसका घर है। मीन्स क्या, अगर ज़ोर से आंधी आई, बाढ़ आई, बारिश हुई तो उसको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं है घर की जो होनी चाहिए। पापा हैं उसके, वो टीबी पेशेंट है, जो कि दवाई ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो गई। मदर ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द सेम डिजीज़। अब मम्मी को भी वही प्रॉब्लम है। ही हैज़ स्टार्टेड अर्निंग एट द एज ऑफ 10। वो 10 साल की उम्र से कमा रहा है, ठीक है। और सोप एंड ऑयल आर लग्जरी। मतलब क्या, तेल और साबुन जैसी चीज़ें उनके लिए लग्जरी है कि कभी कभी मिलती है, ठीक है। तो ये है एक केस ऑफ रूरल पावर्टी। अब एक अर्बन केस समझते हैं राम सिंह का। 33 साल का है, डेली वेज वर्कर है, रांची के शहर में रहता है। 1500 रुपये महीना कमाता है। 6 लोग, इम्पॉसिबल टू सस्टेन। उसके परिवार में 6 लोग हैं और 1500 पर महीने में नहीं हो रहा है उससे।
हैज़ टू स्पेंड मनी टू हिज पेरेंट्स बैक होम, उसको अपने गांव में अपने मम्मी पापा को भी पैसा भेजना होता है. 1 रूम रेंटेड हाउस शैक आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वो भी शहर के बाहर एक झुग्गी में, स्लम में, शैक में रह रहा है, एक छोटा सा रूम लेके. बीवी है, मेड का काम करती है, शांता देवी 800 रुपये पर महीने कमाती है. ईट ओनली ट्वाइस अ डे, वो 2 दिन में 2 बार मुश्किल से खाना खा पाता है. उनका जो बेटा है वो एक चाय की शॉप में हेल्पर है ना, वो 300 रुपये महीना कमाता है. नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो स्कूल जा सके कोई भी. अंडर नरिश चिल्ड्रन, उनके बच्चों को पूरा पेट भर खाना नहीं मिलता है. शूज़ आर अ लग्जरी, ठीक है, तो उन्हें साबुन और तेल ये सब तो मिल जाता है, 2 स्क्वायर मील खा लेते हैं, लेकिन हमेशा इतना अच्छे से नहीं मिलता क्योंकि सब लोग मिलके काम करते हैं. बच्चे लेकिन स्कूल नहीं जा पाते हैं और माल नरिश्ड है, मतलब उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बस बेयर मिनिमम मिल रहा है. जूते इज़ अ लग्जरी फॉर देम, ठीक है. तो इससे हम क्या समझें, इससे हम देख रहे हैं कि गरीबी अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड, पावर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ शेल्टर एंड फूड. गरीबी का एक सबसे बेसिक जो बोलते हैं ना मार्किंग है कि आपके पास रहने के लिए अच्छी जगह और खाने के लिए अच्छा खाना, पेट भर खाना नहीं है. ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब बच्चों को बहुत छोटी उम्र से कमाने लग जाना पड़ता है, उनके पास स्कूल जाने की या आगे पढ़ने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, वो नहीं कर पाते पढ़ाई. लैक ऑफ हेल्थ ट्रीटमेंट, अगर आप बहुत बीमार हो गए हो तो आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसका इलाज करा सको, तो कई बार लोग प्रीमेच्योरली मर जाते हैं, बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज मेडिकल सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल. उनके पास साफ पानी और बाथरूम, सैनिटेशन के कई सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे वो खुले में जाते होंगे बाथरूम, उससे कई बीमारियां फैलती है, या उनके पास वो प्राइवेसी नहीं है कि वो शांति से कर सकें, या बोल सकते हैं कि सैनिटेशन ऑल्सो मीन्स कि उनके पास वो मीन्स नहीं है कि वो अपने आप को और अपने आसपास की जगह को साफ रख सके, ठीक है. इट डज नॉट ओनली मीन्स कि बाथरूम नहीं है. सैनिटेशन सिंपली मीन्स इनएबिलिटी टू कीप क्लीन. उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आसपास की जगह को सफाई कर सके, साफ कर सके. इससे क्या होता है ना, गंदगी बढ़ती है तो बीमारियां बढ़ती है, तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू गेट सिक. और फिर जब वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो डबल प्रॉब्लम. उसके बाद सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ठीक है, इतना काम करते हैं फिर भी ना तो पेट भर के खाना खा पाते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है कि कभी भी कुछ हो जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा. वो एक बड़ी गलती के से दूर होते हैं सब कुछ तबाह होने के, ठीक है. तो एक फीलिंग आती है हेल्पलेसनेस की कि यार मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गरीबी में कट जाएगी मर मर के, है ना. तो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होती है. इल ट्रीटमेंट एट वेरियस लेवल्स, गरीब लोगों को धुतकारा भी जाता है सब जगह, है ना. वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ट्रेंडी है ये कि लोग है ना बनाते हैं वीडियोस जिसमें वो ऐसे पहले थोड़े ख़राब से कपड़े पहन के जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, वहाँ से उसको भगा देते हैं, पलटते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और फिर उनको वहाँ पे उनकी वेलकम करते हैं. व्हाट इज़ इट शोइंग? आई फाइंड इट वेरी क्रिंज, बट व्हाट इज़ इट शोइंग? इट्स ट्राइंग टू शो दैट आपका अपीयरेंस जो होता है ना, अगर वो गरीब जैसा है तो आपको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. आज अगर मैं अच्छे कपड़े पहन के जाती हूँ, मैं किसी होटल में जाऊँ, वहाँ जाके बैठूँ, पानी पीऊँ और देखूँ मील की जो मेन्यू होता है उसको देखूँ, हाँ पड़ा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है, पानी पिया और चली गई, ठीक है, मुझे साफ वो पानी मिला और मुझे किसी ने नहीं रोका. इट्स बिकॉज आई लुक अपार्ट, है ना. वहीं अगर कोई गरीब इंसान उस रेस्टोरेंट में घुस जाए जिसके शैबी कपड़े हैं, साफ नहीं है, पतला है, तो उसको वहाँ घुसने भी नहीं देंगे. तो कई सारी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें दैट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन, वो एक्सेस उनको नहीं होती है क्योंकि दे बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ देयर द वे दे लिव, तो उन्हें भगाया जाता है, धुतकारा जाता है जगहों से, ठीक है. तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. अब सोशल साइंस हमने शुरू में देखा था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सोशल साइंटिस्ट गरीबी को कैसे देखते हैं. हम गरीबी को कैसे देखते हैं वो अलग है, और सोशल साइंटिस्ट साइंटिफिक तरीके से गरीबी को देखते हैं वो अलग है. हम गरीबी को अपने हिसाब से कंपेयर करते हैं, ठीक है. अगर मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तो जिसके पास एक स्कूटर है मैं उसको गरीब समझूंगी, राइट. ऐसी हमारा नेचर होता है ना, जो बहुत अमीर होता है उनको
कम अमीर गरीब लगते हैं, कम अमीर को जो एकदम बेसिक हैं वो गरीब लगते हैं, जो बेसिक गरीब है उनको एकदम पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले वो गरीब लगते हैं। हम अपने हिसाब से गरीबी क्या समझते हैं वो अलग होती है, साइंटिफिक तरीके से गरीबी क्या होती है हम वो समझेंगे, जो कि इन अ वे ग्लोबल है या सब लोग समझते हैं, पूरी दुनिया में हम समझते हैं कि इसे गरीबी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या इंडिकेटर्स, यूजुअल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इनकम, पैसा नहीं है सबसे पहला। कंजम्पशन, उनका कंजम्पशन लो है, मतलब उनके पास यूज करने की चीजें बहुत कम है, ठीक है ना। जैसे यूज करने की चीजें मतलब नॉट ओनली फूड बट क्लोथ्स, जो हमने बात की थी सैनिटेशन, साबुन, शूज एंड अदर थिंग्स, ठीक है। जो चीज़ें हम आप यूज़ करते हैं, बालों में लगाने वाला तेल, शरीर पे पहनने वाले कपड़े, नीचे जूते, बेसिक थिंग्स, ठीक है, वो कंजम्पशन उनका बहुत लो है। इलिटरेसी रेट, उनके पास पढ़ाई जब लक्जरी बन जाए तो वो गरीबी है ना। लैक ऑफ हेल्थ केयर, कि अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनके पास इलाज कराने का, आज अगर मुझे कोई डॉग काट लेता है या मैं कहीं पे गिर जाती हूँ तो मैं उठ के जा सकती हूँ एक हॉस्पिटल और वहाँ जाके पट्टी करा सकती हूँ, दवाई ले सकती हूँ, ठीक हो सकती हूँ। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको अगर आज लग गई उसके पैर में, चलो इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कल मेरा एक्सीडेंट हुआ, टच वुड हो ना, पर हुआ, तो अगर मेरा पैर टूट गया तो मेरे पास इस कंपनी से अश्योरेंस है कि वो मुझे 15 दिन का समय देंगे कि मैं वही हॉस्पिटल जाऊँ, अपना पैर ठीक करूँ, फिर वापस नौकरी पे आऊँ। लेकिन वहीं अगर एक मजदूर है जिसका काम रोज का है, उसका पैर टूट गया तो कोई उसको 15 दिन की मजदूरी नहीं देगा, है ना। तो वो घर पे बैठा रहेगा, और जो इंसान आज कमा के आज खा रहा है उसके लिए वो 15 दिन का गैप मौत के बराबर है ना। तो इनएबिलिटी टू एक्सेस, और क्योंकि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि पैर टूटा हुआ है, तो वो उस पैर को ठीक भी नहीं कर। अब मैंने कितने केस देखे हैं जहां आपने देखा होगा, एक तो पोलियो से होता है कि कई बार लोगों का ना एक पैर छोटा और पतला रह जाता है, ठीक है। पर लेकिन हमने ये भी केसेस देखे हैं, मुझे अच्छे से याद है जब मैं एक बार काम करती थी एक एनजीओ के साथ में जयपुर में, तो एक लड़का था और उसका एक पैर ऐसे ऊपर था थोड़ा सा, पर वो ऐसा था कि सीधा खड़ा था तो दिखता नहीं था, पैर ऐसा था और दूसरा पैर ऐसा ऊपर था। तो लेकिन उसके पैर प्रॉपर साइज के थे। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हें, ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि अरे वो बचपन में पैर टूट गया था और डर के मारे मैंने किसी को बताया नहीं और वो गलत जुड़ गया और अब वो पैर ऐसा छोटा ही रह गया। क्योंकि उसके बाद इंसान बढ़ता है ना, वो जब बहुत छोटा था, 12-1 साल का था, तब उसके साथ ये हुआ था और अब वो बड़ा हो गया। तो बिकॉज उसका पैर टूट गया उसके कारण से वो पैर कभी पूरा सीधा बढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसने इलाज नहीं करवाया। इलाज खैर उसकी रीज़न ये था कि वो डर से नहीं कराया उसने, उसको डर लग रहा था उसको पापा उसको चिल्लाएंगे, तो इसलिए उसने पापा को बताया ही नहीं, और फिर वो हड्डी गलत जुड़ गई और फिर अब उसको और ज़्यादा खर्चा चाहिए था वापस हड्डी को तोड़ के जोड़ने में, तो उन्होंने वो नहीं करवाया। पर ये दिस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप इलिटरेट हो और ये सब हो तो आपके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि आप अपने आप को ठीक करा सको, तो आप और ज़्यादा ख़राब हो जाते हो। मतलब अगर एक मजदूर का पैर टूट गया तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जाके अस्पताल में उसको ठीक कराए, फिर उसका पैर हमेशा के लिए टूटा रहेगा, फिर हमेशा के लिए वो काम करने से मजबूर हो जाएगा, ठीक है। वापस उसकी हेल्थ 100% कभी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़, मतलब कि एक एक्सीडेंट अवे फ्रॉम रूइन, है ना। दूसरा, लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो पानी और हवा, इसमें वैसे हवा की बात करी नहीं जाती है ज़्यादातर, पर अब हम करेंगे बिकॉज भाई देश में जो पॉल्यूशन हो रखा है ना, तौबा। आज मतलब दिल्ली के शहर में पॉल्यूशन इतना ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चों को हद से ज़्यादा लोगों को, लाइक पहले परसेंटेज होता था कि 100 में से 2 बच्चों को अस्थमा होता है नॉर्मली, अब भाई 100 में से 10-20 बच्चों को अस्थमा हो रखा है। तो वैसे तो बात इस चैप्टर में नहीं करी गई है, पर मैं हमेशा एयर की भी बात करती हूँ कि पानी के अलावा साफ सांस की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या, अगेन जैसे हमने कहा कि हेल्थ केयर उनके पास है नहीं, तो फिर वो गंदा पानी पी लेते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब बीमारियां आज भी हमारे देश में जिंदा क्यों हैं? क्योंकि लोग गरीब हैं और उनके पास साफ पीने का पानी नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सब तो इंडिकेटर्स हैं, लेकिन इसके बाद और भी चीज़ें होती है। मतलब इनके कारण होती है सोशल इंक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल इंक्लूजन मतलब एक्सक्लूजन, मतलब क्या कि
समाज आपको धुतकार देता है, हटा देता है, अलग कर देता है, दूर कर देता है, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, आप हमेशा एक डर के साए में जीते हैं, आप वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। अगर आपके साथ खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाता है तो आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है। आज मैं जो जॉब कर रही हूँ, मैं जिस सिचुएशन पे हूँ, अगर मुझे कुछ होता है फिजिकली, मेंटली, तो मैं इलाज कर सकती हूँ और वापस ठीक हो सकती हूँ, वापस अपनी जॉब रिज्यूम कर सकती हूँ। लेकिन जो गरीब होते हैं ना, उनके पास वो वल्नरेबल होते हैं कि अगर एक गलती और फिर वो दोबारा कभी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सोशल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? इट सिंपली मीन्स कि जो लोग जब गरीब हैं, पुअर हैविंग टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग्स, ठीक है। एक हमेशा हम याद है हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसमें याद है हमने बात करी थी कि भाई एक गांव है, उसमें जो ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे सारे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ रहती है जो कि लैंडलेस लेबर है, ओके। बाकी सारे लोग जो है वो यहाँ रहते हैं। तो आप ये क्या है, ये इसको घेटोइजेशन भी बोलते हैं। आप पढ़िएगा, प्लीज़ राइट इन कमेंट द डेफिनेशन ऑफ घेटोइजेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, गरीब लोग एक कोने में दबे चले जाते हैं, उन्हें उसी एरिया में रहने को बोला जाता है क्योंकि वो दूसरे एरिया का रेंट ज़्यादा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो और गरीब है तो छोटे छोटे कमरे, तो एक पूरा एरिया उनका बन जाता है जहाँ सिर्फ गरीब लोग रहते हैं। तो पुअर पीपल हैव टू लिव ओनली इन पुअर सराउंडिंग। फिर क्या होता है ना, जैसे सरकार पानी का काम, पानी वो करती है, पाइप लगाती है, हमारे पास साफ पानी आए, इलेक्ट्रिसिटी लगाती है, रोड बनाती है, सफाई का ध्यान देती है। अब जहाँ गरीब लोग रहते हैं ना, झुग्गी झोपड़ियों में, वहाँ सरकार ये सब नहीं करती है, ठीक है। और करती भी है तो इतना अच्छे से नहीं करती। तो क्या होता है ना कि उनकी ऑलरेडी पुअर सराउंडिंग है, और फिर उनको क्योंकि और कहीं रहने को जगह नहीं मिलता है, वो वहीं रहते हैं। तो क्या बोलते हैं वो, जो दूसरे लोग इंजॉय कर पा रहे हैं ज़िंदगी को, जैसे एक अच्छा एरिया है सिटी का, तो वहाँ पे पार्क होंगे, स्ट्रीट लाइट होगी, वेंडर्स होंगे। पर वहीं आप कोई गरीब एरिया जाएंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो है तो ये देश सबका ना, गरीब का भी यही देश है, हमारा भी यही देश है। पर ऐसा क्यों कि एक अमीर इंसान जो है वो उस पार्क को, स्ट्रीट लाइट को, इन सबको एक्सेस कर पा रहा है, वहीं एक दूसरा इंसान जो इसी देश में पैदा हुआ है उसको अलाउड नहीं है यहाँ रहना, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन यही होता है कि सारे गरीब लोग एक ही कोने में बस जाते हैं शहर के, क्योंकि उन्हें कहीं और जगह नहीं मिलती है, और जो शहर की खूबसूरती है या शहर में जो नॉर्मल चीज़ें प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, वो उसका सुख नहीं ले पाते हैं। और दूसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज़। कुछ कम्युनिटी लोग जेंडर बेस्ड या अदरवाइज बोल सकते हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास, विडोज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओल्ड, ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं गरीबी रेखा के नीचे जाने में, क्योंकि हमारी जो सिचुएशन ऐसी बन गई है इस देश की कि अगर आप जैसे, क्योंकि ज़्यादातर कमाता कौन है, आदमी, ठीक है। तो अगर उसके आदमी की डेथ हो गई तो औरत यूजुअली सडनली गरीबी में गिर जाती, कोई उसकी मदद नहीं करता, ठीक है। या कोई विकलांग है किसी तरीके से, है या हो गया, जैसे हमने बोला कि अगर मेरा पैर टूट गया आज तो मैं 1 महीने छुट्टी लेके ठीक होकर आ जाऊंगी, लेकिन वहीं एक लेबरर का पैर टूट गया तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वल्नरेबिलिटी मतलब वो और ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनके साथ गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। मान लो जैसे अगर आप विडो हो, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप रह रहे हो, बेयर मिनिमम आप कमा रहे हो, अब उसमें क्या होता है, आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, कोई गलती कर दे, कोई आपको मार दे, पर्स छीन ले, या फिर ठोक के चले जाए। अब इंसान जो होता है ना, मतलब जैसे गाड़ी ठोक दी या गाड़ी के नीचे आके, कई बार ऐसा होता है ना कि पैर टूट जाता है लोगों का। तो अब क्या हो ना, क्योंकि आप वल्नरेबल हो तो आपकी कोई सुनता भी नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम होती है कि पुलिस, या फिर अब आपको लॉयर, अगर कोर्ट केस करना है तो आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, लॉयर को फीस देनी पड़ेगी। पुलिस वाले भी आजकल, वैसे तो पुलिस की सेवा हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल होती है, लेकिन वहाँ भी आजकल किसी न कभी पैसा लगता है। या बोल सकते हैं कि पुलिस कई बार इन लोगों की बात नहीं सुनती है, नहीं ध्यान देती है, ठीक है। तो आप जो है और कमज़ोर होते चले जाते हो अपनी गरीबी के कारण, दूसरे सेक्शंस में भी वल्नरेबल, भद्दता, ठीक है। तो ये जो है, दीज आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी। अब हम बात करेंगे कि हाउ डू यू डिफाइन पॉवर्टी, कैसे डिफाइन करते हो, कि मतलब कैसे डिसाइड करोगे, मैं 10 लोग यहाँ खड़े कर दूँ तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है, कौन गरीबी रेखा के ऊपर है। तो उसके लिए एक मेजर है गरीबी रेखा,
अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉमन मेथड है बेस्ड ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स, कितना उनकी कमाई है और कितना वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बेसिस पर ये डिसाइड की जाती है पॉवर्टी लाइन. अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ हिज और हर इनकम कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो द गिवन मिनिमम लेवल. अब ये जो गिवन मिनिमम लेवल है ना, ये डिपेंड करता है कम्युनिटी टू कम्युनिटी, स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन. ठीक है, हर जगह पे अलग अलग होता है. सब कंट्रीज अपना अपना मिनिमम स्टैब्लिश करती है कि भाई हमारे देश में एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए मिनिमम इतना पैसा चाहिए. ये हर देश या ये चीज़ें चाहिए कि भाई कार होनी चाहिए, साइकिल होनी चाहिए, पानी है कि नहीं उसके पास, हेल्थ केयर, ये हर एक चीज़ जो उसको आवश्यकता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हर देश अपना अपना डिसाइड करता है, और वो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग होती है. मतलब कि सेम रिक्वायरमेंट रूरल एरिया में अलग होगी, अर्बन एरिया में अलग होगी. सेम रिक्वायरमेंट दिल्ली में अलग होगी, रांची में अलग होगी. ठीक है, तो बेसिकली अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर, एक इंसान तब गरीब माना जाता है जब उसका इनकम और कंजम्पशन एक प्री डिसाइडेड मिनिमम लेवल से कम हो. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड आगे. द पॉवर्टी लाइन में वेरी फ्रॉम टाइम टू प्लेस. ठीक है, समय और जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है. हर कंट्री में जो है ना, ये इसका यूज़ करती है इमेजिनरी लाइन का. अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ टू अंडरस्टैंड कि कैसे पॉवर्टी लाइन वेरी करती है. 3 एग्जांपल लेंगे. नॉर्डिक कंट्रीज, यूएस, इंडिया. ठीक है, इंडिया में कार लग्जरी है. आपके पास कार नहीं है तभी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके नौकरी पे जा सकते हो, इधर से उधर जा सकते हो. आप मेट्रो यूज़ कर सकते हो, बस यूज़ कर सकते हो, ट्रेन यूज़ कर सकते हो. ठीक है, और उसके अलावा 2 व्हीलर्स आर ऑल्सो ईजिली एक्सेसिबल. अब हम बात करते हैं, तो कार जो होती है ना वो लग्जरी बन जाती है. मतलब कि जिनके पास बहुत पैसा है सिर्फ वही खरीद पाते हैं और वो चलाते हैं. नॉर्मल लोगों को, गरीब से ऊपर, गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को भी कार की ज़रूरत नहीं है. वहीं अगर आप यूएस जाएंगे तो यूएस में ना उनकी जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पे हर इंसान के पास कार है और ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते. आप घर से नौकरी, नौकरी से घर, कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ बहुत दूर दूर है. इंडिया में कैसा होता है ना, लोकेलिटीज़ में ही सब कुछ होता है, मंदिर भी है, स्कूल भी है, ये भी है, वो भी है. वहाँ पे ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे प्राइवेट स्कूल एक जगह बाहर, शहर के बाहर होते हैं अच्छे से. तो वहाँ अगर आपके पास कार नहीं है ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो उनके लिए एनीवन हु डजंट हैव अ कार इज़ पुअर. वहीं आप नॉर्डिक कंट्रीज देखो, स्वीडन वगैरह में, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, वहाँ पे आप देखोगे ना, वहाँ पे अगेन वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साइकिल से ऑफिस जा रहा है. बताओ, वहाँ पे लग्जरी है पर ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उनके यहाँ पे साइकिलें बहुत ज़्यादा चलती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, और लोगों के पास कार है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इट डजंट डिफाइन. ठीक है, वहाँ पे कार ना होना आपकी अमीरियत नहीं डिफाइन करता है, अनलाइक यूएस. अब इन तीनों कंट्रीज में तुम देखो, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल कार का, मतलब एक एग्जाम्पल में डिफाइन हो गया कि तीनों कंट्रीज के हिसाब से हैविंग अ कार और नॉट हैविंग अ कार मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, तो दिस इज हाउ डिफरेंट. तो जिस कंट्री में जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे देश में जीने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है. तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, अप्रोप्रिएट फॉर एग्जिस्टिंग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सेप्टेबल मिनिमम सोशल नॉर्म्स. ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जितना डेवलपमेंट है उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि भाई आपके यहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया है तो ज़रूरत नहीं है कार की, बिना कार के भी आप गरीबी रेखा से ऊपर है. और सोशल, मिनिमम सोशल नॉर्म्स, कि भाई क्या सोसाइटी जो आपसे एक्सपेक्ट कर रही है आप रहो, कि लेवल ऑफ क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, आप घर में आपके बाथरूम है या बाहर जाके कर रहे हो, ये जो नॉर्मल सोशल नॉर्म्स होती है ना, वो उसके और डेवलपमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है. हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग, कि भैया आप डेवलप्ड हो, सॉरी आप पुअर हो या ना हो. ठीक है, मूविंग ऑन. जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छे से समझाया गया है, एक लाइन खींच दी यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे है एब्सोल्युटली पुअर, नील बट्टा सन्नाटा, ना खाना है, नो फूड, नथिंग. ठीक है, भूखमरी की हालत है. वेरी पुअर, बेयरली सर्वाइविंग. पुअर,
बस चल रहा है धक्के खा के, ठीक है। उसके बाद नॉट सो पुअर, मतलब वो इंसान जिसकी ऑलमोस्ट बेसिक नीड्स, कि भाई खाना मिल रहा है 2 टाइम का, वो पूरी हो रही है, कि पेट भर खाना मिल रहा है। मिडिल क्लास मतलब उनके पास जो बेसिक सिचुएशंस वो है, प्लस सम सेविंग्स ऑल्सो देयर। देन अपर मिडिल क्लास, जिनके पास काफ़ी पैसा है, उनके पास खूब सारी कारें हैं, खुद का घर है, एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसके बाद द रिच, ठीक है, और फिर वेरी रिच, फिर मिलियनेयर्स एंड बिलियनेयर्स, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो प्राइवेट जेट में जाते हैं वो। तो इस तरीके से ये डिवीजन है ऑफ रिच एंड पुअर। और देखो हमने यहाँ पे खींच दी लाइन कि भाई जो लोग अपनी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पा रहे, जिनके पास खाना नहीं है, वो पावर्टी के नीचे है, और जो कर पा रहे हैं वो पावर्टी के लाइन के ऊपर है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशंस ऑफ पावर्टी लाइन इन इंडिया। अब इंडिया में पावर्टी लाइन को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। इंडिया के अकॉर्डिंग वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन ऑफ पावर्टी, ठीक है। तो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायर कैसे डिसाइड करते हैं भाई, उन्होंने एक डिसाइड कर दिया कि हर स्टेट का अपना अपना होता है, बाय द वे, है ना। तो और या हर एरिया का अपना अपना होता है। सबसे पहले वो बोलते हैं कि कितना खाना चाहिए एक इंसान को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, कितने भोजन की आवश्यकता है, वो क्या उसके पास कपड़े हैं, क्या उसके पास फुटवेयर है, क्या उसके पास फ्यूल और लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, सो ऑन, क्या उसके पास एजुकेशन लेने की वो है, क्या उसके पास उतना समय है कि वो जाके पढ़ाई कर सके, या उसको अगर कुछ बीमारी होगी तो क्या वो मेडिकल रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही है। कैलोरी रिक्वायरमेंट, कि उसको जितना, कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैलोरी इज बेसिकली कितना, जैसे फ्यूल में कैसे होता है, जब कार आप चलाते हो, गाड़ी आप चलाते हो, तो उसमें आप पेट्रोल भरते हो, ठीक है, आपने 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया, तो आपको माइलेज देती है गाड़ी कि भाई इतने लीटर में ये इतना चलेगी। वैसे बट विद रिस्पेक्ट टू फूड, ठीक है, कि हमारे शरीर में कितना किलो कैलोरीज जाए तो हम पूरे दिन अच्छे से अपना बॉडी फंक्शन कर सकते हैं, तो दैट्स कैलोरी काउंट, ठीक है। तो फूड आइटम और कैलोरीज भी, मतलब कैलोरीज पे इसलिए क्योंकि अगर आप कम कैलोरी खा रहे हो, ऑल्दो हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे कि भाई इट ऑल्सो मैटर्स कि किस टाइप की कैलोरी, ठीक है, कि मतलब कहाँ से आ रही है आपकी कैलोरी, ये भी मायने रखता है कि कैसा खाना आप खा रहे हो, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ अभी हम बेसिक बोल रहे हैं कि भाई जितनी ज़रूरत है शरीर को काम करने के लिए, क्या उतना खाना मिल रहा है, बस इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी इज 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया एंड 21,000 कैलोरीज पर पर्सन इन अर्बन एरिया। इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम मेन टू वुमेन, ठीक है। विमेन आर सेड टू हैव अ लेसर कैलोरी रिक्वायरमेंट, बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे, एवरेज बात है कि 2400 कैलोरी एक गांव वाले रूरल एरिया में और 2100 कैलोरीज। अब बताओ मुझे, राइट इन द कमेंट्स, व्हाई डज अ रूरल पर्सन नीड मोर कैलोरीज। एक गांव में रहने वाले इंसान को ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत क्यों पड़ती है एज कम्पेयर टू अ पर्सन लिविंग इन अर्बन सेटिंग। Give me the answer. On the basis of this calculation, they all for the year 2011-22, sorry, 2011-12, the poverty line for the person was fixed at 860. अगर आप हर महीने 816 रुपये कमा रहे हैं रूरल सेटिंग में, तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हैं। वहीं अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो आप पर मंथ, तो आप गरीबी रेखा के, मतलब ये गरीबी रेखा है। अगर आप 1000 से ऊपर कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के ऊपर हो, 1000 से कम कमा रहे हो तो आप गरीबी रेखा के नीचे हो। सो दिस इज हाउ दे हैव डिसाइडेड। अब आप देखोगे दिस इज सम ऑफ द नंबर्स कुछ दिए हुए हैं ओवर द पीरियड कि हमारे देश में गरीबी कैसे गिरी है, तो आप फोकस कर सकते हो। यहाँ पे ईयर है 1993, 94, 2000, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ये है रूरल और अर्बन पावर्टी रेशो। टोटल ये एवरेज उसका कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे 93, 94 में 45% थी गरीबी, 2004 में 37 और कम हुई, उसके बाद 9-10 में और कम हुई, 22 में और कम हुई। टेल मी व्हाट इज द करंट परसेंटेज ऑफ पावर्टी रेशियो इन इंडिया एज ऑफ 2020। वो लास्ट, वैसे तो लास्ट सेंसस हम 2011-12 का यूज़ करते हैं, बट यूजुअली इंटरनेट को आपको करंट सेंसस भी मिल जाएगा, एस्टिमेटेड सेंटेंस। सो डू टेल मी कि 2020 के डाटा के हिसाब से
हमारी गरीबी इस वक्त कितनी है। तो आप देखोगे इंडिया कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है गरीबी को नीचे लाने के लिए, और दिस इज व्हाट वी आर सीइंग कि देयर हैज बीन अ डिक्रीज। वल्नरेबल ग्रुप्स, अब कौन से हैं वो वर्ग जो कि ज्यादा कमजोर हैं, ठीक है, कौन है वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे गिरने में ज्यादा, मतलब उनको वो ज्यादा आसानी से गरीबी रेखा के नीचे गिर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ST SC, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, ये कम्युनिटी इसीलिए इनको वी हैव हैड सम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को स्पेशल रिक्वायरमेंट्स लाइक स्पेशल बेनिफिट्स देता है स्पेसिफिकली बिकॉज दे आर मोर वल्नरेबल ग्रुप्स, ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है तो लोअर कास्ट हमेशा से गरीब रहा है तो उनको ऊपर उठाने के लिए, और ट्राइब्स इज क्योंकि वो पिछड़ा, ट्राइबल मीन्स मोर रूरल, ठीक है, रूरल में भी, और ट्राइब यूजुअली कही जाती है वो कम्युनिटीज़ जो बहुत ही सेक्लूडेड है और एक एरिया में रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा नेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमेशा से शेड्यूल ट्राइब और कास्ट जो है वो वल्नरेबल रही है क्योंकि वो सामाजिक तौर पे हमेशा नीचे रही हैं, अलग रही हैं, तो वो ज़्यादा वल्नरेबल है। उसके अलावा सेवरल अदर ग्रुप्स लाइक एग्रीकल्चर लेबर्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि जब खेती हो रही है तब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, जब खेती नहीं हो रही तो घर में बैठे हैं, ठीक है। ये इशू है क्योंकि उनके साथ क्या होता है, क्योंकि वो कमाते वैसे ये 300 रुपये महीना, अब वो तो खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो इतना कमाते हों कि वो जब जब उनके पास लेबर के काम नहीं है तब वो अपना यूज़ कर सकें, ठीक है। सेविंग्स, ऐसी कुछ खास सेविंग्स तो है नहीं, तो जब वो कैसे पैसे कमा रहे तब खा रहे हैं, जब नहीं है तो बैठे हैं भूखे, ठीक है। तो एक वो है जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल लेबर, क्योंकि एग्रीकल्चर ना पूरे साल भर नहीं होता है, ये उसकी एक प्रॉब्लम है, ये होता ही कुछ समय है। अब जैसे मेरा प्रोफेशन है एक टीचिंग का ले लो, या फिर आप एक डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, ऑटो ड्राइवर ले लो, ठीक है, इनका काम सालों साल चलता है, पूरे साल इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। पर लेकिन इन लेबर की, एग्रीकल्चरल लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या बोलते हैं ना, उनका ठिकाना नहीं रहता, उनके पास एम्प्लॉयमेंट जो है ना फिक्स नहीं रहती है उनकी। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि पता नहीं उनको अगली बार खाना कब मिलेगा, है ना। अब आप इसमें देख सकते हैं कि दिस इज द डाटा दैट शोज कि ये जो वल्नरेबल ग्रुप हैं ये ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। दिस इज द एवरेज पावर्टी रेशियो ऑफ इंडिया, ठीक है। हर 100 इंसान में से 40 कितना करीब आ रहा है, ये 22 के आसपास, है ना। मतलब वो क्या बोल रहा है, हर 100 इंसान में से 22 इंसान गरीब है, दिस इज द एवरेज ऑफ आवर कंट्री। वहीं ये जो है दिस इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो मतलब कि हर 100 लोगों में से 42 पीपल फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब आर पुअर। वहीं यहाँ देखो शेड्यूल्ड कास्ट ऑलमोस्ट 29, हर 100 में से 29 पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट आर पुअर। ये कैजुअल लेबर फार्म, रूरल में काम करने वाले इनका देखो कितना है, ऑलमोस्ट 34। हर 100 में से 34 रूरल फार्मर लेबर्स आर पुअर। यहीं कैजुअल लेबर नॉन फार्म अर्बन, जो अर्बन एरिया में काम करते हैं, उनका भी लगभग उतना ही है, 100 में से 34, ठीक है। तो आप देखोगे जो एवरेज है देश का, उससे ये चारों ग्रुप ज्यादा वल्नरेबल है, ज्यादा गरीब है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट दे हैव अ डिसएडवांटेज। फर्दर फैक्ट्स, अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देर इज ऑल्सो इनइक्वालिटी विद इन द फैमिली, ठीक है। हम जेंडर की बात कई बार पहले भी इन क्लासेस में कर चुके हैं और ये एक नया टॉपिक नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज भी हमारे देश में जेंडर पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाता है, और सिर्फ मेल वुमेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ट्रांसजेंडर की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। इन सब के वुमेन के साथ भी किया जाता है, ट्रांसजेंडर के साथ भी किया जाता है। तो एक ही घर में, एक ही कम्युनिटी में कुछ सेक्शन ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, ठीक है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर्स। एक गरीब परिवार में सब लोग दुखी होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा दुखी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विमेन इन मोस्ट केसेस, ठीक है। हम सब ने ये कहानियाँ सुनी हैं कि एक गरीब लेबरर है क्योंकि वो परेशान रहता है, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली डिप्रेस्ड होगा क्योंकि नहीं मिल रहा है खाने, पता नहीं अगला खाना कहाँ से आएगा। वो दे स्पेंड मनी ड्रिंकिंग, दे गेट एडिक्टेड टू प्लेइंग ताश या फिर च्यूइंग टबैको और ड्रिंकिंग, एंड देन दे कमिट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, या फिर
अगेंस्ट देयर वाइफ्स। ये भी देखा है कि क्योंकि पैसे नहीं है तो वो जब शादी करते हैं तो दे एक्सपेक्ट द वाइफ टू गेट मोर मनी फ्रॉम देयर दहेज में, उसके लिए भी कई बार करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रीजंस वाई, बिकॉज द वे आर सोसाइटी इज मेड वुमेन आर मोर वल्नरेबल। चेंज हो रहा है पर इतनी रैपिडली नहीं हो रहा है कि आज भी ये सच्चाई है। भले आप कई सारी औरतों को देखोगे आज के ज़माने में जो कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, पर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी औरतें इक्वल हो चुकी है। एल्डरली पीपल, फीमेल इन्फेंट्स, ठीक है, हमें आज भी पता है ये बात कि ऑन एन एवरेज एक नवजात शिशु अगर लड़का है तो उसे माँ से ज़्यादा दूध मिलता है एज़ कम्पेयर टू अ फीमेल। ठीक है, और जो ओल्ड हो गए हैं, जो काम नहीं कर सकते, विकलांग हैं किसी भी कारण से, हो गए हैं या पैदा हुए हैं मानसिक या फिर शारीरिक तरीके से, उन सब को। और उसके बाद ना, ये तो इसमें तो किताब में तो बस इतना ही दिया है, लेकिन इट ऑल्सो गोज टू पीपल विथ हु हैव डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी, डिफरेंट सेक्शुअलिटी, डिफरेंट अपीयरेंस। ठीक है, किसी कारण से हर तरीके के लोग होते हैं यार। तो जैसे आपके स्किन के कलर से भी फ़र्क पड़ता है आजकल, तो मतलब इतना इसको नोटिस नहीं किया गया है, लेकिन दिस ऑल्सो इट्स नॉट एज प्रोलिफिक बट इट डज एग्जिस्ट। छोटी छोटी चीज़ों पे, हाइट पे डिफरेंसेस होते हैं। हम एक आइडियल बॉडी को एक्सपेक्ट करते हैं और जो लोगों के पास वो आइडियल बॉडी होती है वही आगे जाते हैं। एंड द आइडियल बॉडी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज़ फेयर, टॉल, हिंदू, अपर कास्ट, मेल। एंड दिस हैज़ बीन अ रियलिटी। अब काफ़ी गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसको चेंज करने के लिए और हमारी सोसाइटी आज बहुत आगे आ चुकी है, पर ये सच्चाई आज भी एग्जिस्ट करती है कि ये लोग ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट। एक और दिक्कत है जो बोलते हैं कि हमारे इंडिया में, कि ये जो सच्चाई है ये हर स्टेट की सच्चाई नहीं है। स्टेट टू स्टेट इट वेरीज। कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, कोई स्टेट में बहुत कम पुअर लोग हैं। किसी स्टेट में पुअर लोगों की हालत बहुत ख़राब है तो किसी स्टेट में पुअर लोगों की हालत ठीक है। ठीक है, बिहार और उड़ीसा जो है वो हमारे यहाँ के सबसे पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। उड़ीसा का तो वो फेमस गांव भी है हमारे। आई हैव स्टडीड इन अ स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम देयर। तो वहाँ पे आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट उस जगह को तो मतलब NGOs का वो माना जाता है, डेरा, क्योंकि everyone wants to go there and study why that place is so poor. It's very very poor place, and matlab it's quite famous. I'm forgetting the name. So these are two countries which are extremely poor in India. Urban poverty is also high in Odisha, Bihar, UP and MP. ठीक है, अर्बन पावर्टी तो यहाँ तो है ही, पर इसमें अर्बन पावर्टी और है। डिक्लाइन इन पावर्टी, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, इन कुछ स्टेट्स ने गरीबी कम होते देखा है अब कुछ सालों में। ठीक है, दिस इज़ द डाटा दैट विल शो यू कि कैसे सबसे गरीब से सबसे कम गरीब। तो आप यहाँ पे देखोगे बिहार, उड़ीसा, आसाम 31, 32, 33, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, फिर यहाँ से कम होता जा रहा है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो ठीक है, ऑल इंडिया एवरेज। तो मतलब अब अगर आप इसको लेके आओ तो आप देखोगे कर्नाटका से जो ऊपर है ये एवरेज के ऊपर कंट्रीज हैं, मतलब स्टेट्स हैं, मतलब बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दीज आर equal almost to the level of average poverty in India, whereas these rest of the states are less, है ना। तो इक्वल पावर्टी नहीं है। अब क्यों ऐसा क्यों है, क्यों कुछ स्टेट्स आगे बढ़ गए, कुछ पीछे रह गए? वेल, मोस्टली बिकॉज हर स्टेट में कुछ अलग अलग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसके कारण कृषि विकास हुआ, उसमें पंजाब और हरियाणा की गरीबी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे बूम हुआ, एकदम बूम हुआ एग्रीकल्चर का, तो लेबर्स को बहुत सारा काम मिला, तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। ठीक है, केरला ने ना ह्यूमन रिसोर्सेज फोकस किया। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, याद है, जापान की, कि कैसे जापान के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इतना पैसा लगाया, इतना एजुकेशन में पैसा लगाया कि आज वहाँ सब लोग एजुकेटेड हैं और उनका जो है टर्शरी सेक्टर में बहुत बढ़िया कमाई हो रही है उनकी। ठीक है, तो केरला में भी कुछ ऐसा हुआ। केरला इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया। तो वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया, तो अब वहाँ पे गरीबी कम हुई है। लैंड रिफॉर्म्स, बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स आ गए। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर गरीबी इन इंडिया इज़ ऑल्सो डिस्पैरिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन है, कुछ लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है, कुछ लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। तो
वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म हुआ था, बहुत सारे बड़े लोगों जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है उनसे लेकर लैंडलेस लेबर को लैंड दिए गए थे, तो भूमि सुधार करने के कारण पावर्टी यहाँ पे कम हुई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, क्या होता है ये? इसमें बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट लोगों को कम पैसों में, बिल्कुल मिनिमम पैसों में अनाज प्रोवाइड करती है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी जो होती है ना। आई स्टिल रिमेंबर सीइंग, हमारे घर के जस्ट थोड़ा सा पास में एक दुकान थी, इट वाज स्पेसिफिकली दिस, जहाँ पे केरोसिन लेने के लिए जाते थे बॉटल भर के, क्योंकि वहाँ पे मिलता था टू कुक फूड, बेसिक दाल चावल अनाज जो है वो बिल्कुल कम पैसों पर उसके लिए आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए और सो ऑन। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के मदद से उन्होंने गरीबी को कम किया है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी की। इंडिया की तो हमने बात कर ली, देखो इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, मतलब इंडिया में गरीबी कम हुई है तो इंडिया क्या क्या कर रहा है, और इंडिया में हम गरीबी को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं कि क्या गरीबी है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल पर। द प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज लिविंग इन एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी डिफाइंड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है, तो ऑन ग्लोबल लेवल हम गरीबी कौन डिफाइन करता है? हर देश में तो देश की गवर्नमेंट करती है ना, डिसाइड करती है, पर ग्लोबल लेवल पे कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर कोई इंसान 1.90 पर डे यूएस डॉलर से कम कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के नीचे है। इट हैज़ फॉलन फ्रॉम 63% इन 1990 टू 10%। मतलब कि ग्लोबल, पूरे पृथ्वी पर जो गरीबी है उसमें, पूरे वर्ल्ड में जो गरीबी है 1990 में 36% थी, 2015 में 10% रह गई है। और उनके हिसाब से अगर कोई इंसान 1.90 डॉलर्स पर डे यूएस डॉलर्स कमा रहा है, उससे कम कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आता है, ठीक है। अब साउथ एशिया, जहाँ इंडिया के नेबर्स हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे गरीबी दूर की जा सकती है। आप उसमें से एक चाइना भी है, मतलब चाइना अलग से बात करेंगे क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। चाइना भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इंक्लूडिंग चाइना। तो नंबर ऑफ पुअर पीपल इन चाइना हैज कम फ्रॉम 1981 में 88.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 2008 में 14.7 और 2009 में 0. डू यू अंडरस्टैंड द ट्रिमेंडस ग्रोथ चाइना हैज सीन? सो दैट कि आप 1981 से 2021 मान लो, कितना टाइम हो गया? 40 साल, राइट? 40 साल में 80-90% लोग आपकी कंट्री में गरीब थे और अब 0.6 रह गए हैं। दैट्स ब्रिलियंट, ठीक है। उसके बाद अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान डिक्लाइन, उन्होंने भी देखा है 34% से अब वो 15% पे आ गई हैं, ठीक है। वहीं हम आगे देखेंगे, ये तो हो गई साउथ एशिया की बात। हम सब सहारा अफ्रीका में देखेंगे, वहाँ पे इतना डिक्लाइन नहीं हुआ है। 2005 में 51 था, अब 2008 में 40 हुए, इतना स्विफ्ट डिक्लाइन नहीं हुआ है। वहीं लैटिन अमेरिका में 10% थी 2005 में, अब 4% रह गई है, ठीक है। तो साउथ एशिया और स्पेशली चाइना में जो ट्रिमेंडस फॉल हुआ है पॉवर्टी में, इट इज़ एन एग्जाम्पल इन इटसेल्फ फॉर द वर्ल्ड टू सी, ठीक है। तो अब बाकी देख लो, अब ये सबसे गरीब जो देश है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है, तो नाइजीरिया, बांग्लादेश, नहीं सबसे गरीब नहीं है, हाँ 2011 के डाटा के हिसाब से। सो 39, बांग्लादेश 14, साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में बता रहे हैं। इंडिया 22, चाइना 0.5, पाकिस्तान 4.4, ब्राज़ील 4.6, इंडोनेशिया 2.7, श्रीलंका 0.9। बेसिकली हर देश अपने अपने टाइम पे करता है ना डाटा कलेक्ट, तो ये उस हिसाब से कि 2016 से 19 के बीच में इन लोगों ने अपना जो डाटा कलेक्ट करा है 2011 के सेंसस से, मतलब ये जो फिक्स हुआ था कि 1.90, ये 2011 में फिक्स हुआ था। तो उसके बाद इस टाइम पे इन लोगों ने ये कैलकुलेट करा है, दिस इज वेयर दे स्टैंड राइट नाउ, ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू वट एवर देयर लास्ट सेंसस वॉज। बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, ये देखो
ओहो, सीधी लाइन भी नहीं खींच रही है। देखो, ये नीचे सबसे ब्लू लाइन है चाइना की, ठीक है ना? ये इतना फॉल हुआ है यहाँ से यहाँ, तो इतना गरीबी में फॉल हुआ है। यही रेड है ईस्ट एशिया पैसिफिक की, तो डबल हुआ है उसमें 40 तक। अब यहाँ देखिए, ये है साउथ एशिया, मतलब जिसमें इंडिया इंक्लूड होता है। यहाँ से चालू हो रही है बात और यहाँ पे आ रही है। लुक एट द डिफरेंस, कितनी गरीबी कम हुई है। वहीं आप ये देखिए लैटिन अमेरिका और सब सहारन अफ्रीका, तो दिस इसेंशली शोज यू हाउ मच इट हैज फॉलोन। सो साउथ एशिया में एकदम बहुत ज्यादा गरीबी कम हुई है कंपेयर टू द अदर एरियाज, ठीक है? अब क्यों होती है गरीबी? हमने सब समझ लिया कि भाई गरीबी बहुत इशू है, बहुत वल्नरेबल कर देती है लोगों को, और कैसे हम मेजर करते हैं कि कौन गरीब है ना? तो लेकिन कारण क्या है, क्यों दुनिया में गरीबी एग्जिस्ट करती है? इंडिया में एंड स्पेशली वो कंट्रीज जिनका पास्ट रहा है कॉलोनाइजेशन का, जिनका यूरोपियन कंट्रीज ने आके हमारे ऊपर राज करा है कुछ सालों तक, उन कंट्रीज में एक कॉमन पैटर्न है कि वो बहुत गरीब रहती है, एंड दैट्स एवरीवेयर, एसेंशियली ऑल सदर्न हेमिस्फीयर, अफ्रीका, एशिया, चाइना, all these places were occupied by यूरोपियंस एट सम पॉइंट, ठीक है? तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ जो थी ना, तो जब हम अंडर कॉलोनियल रूल थे तो वहाँ उनकी एक पॉलिसी थी, कई सारी पॉलिसीज़ थी जिसका काम ही यही था कि हमारे यहाँ से जो है पैसा और जो रिचनेस है उसको चूस के लेके जाना, ठीक है? इसीलिए आज वो अमीर है और हम गरीब है, ठीक है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, जब भी पैसा कमाते हैं तो उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, हाउस टैक्स, रोड टैक्स, राइट? फिर उस टैक्स से क्या करती है गवर्नमेंट? डेवलपमेंट करती है, रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, कम्युनिकेशन बेटर करती है, दुनिया भर की चीज़ें करती है, राइट? बट जब कॉलोनियल रूल चल रहा था ना, वो पैसा लेते जा रहे हैं, डेवलपमेंट नक्का, कुछ नहीं। वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया बिकेम और ऑल ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम पुअर इज बिकॉज जो कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने पैसा तो सारा लूट लिया, ले लिया, खूब कमाया इंडिया से, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं छोड़ गए, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं किया। जो अपने हिसाब से जो किया, आज भी भले आप देख लो, जो इंडिया की पहली रेल ट्रैक थी, वो ब्रिटिशर्स अपने आप को बोस्ट करते हैं। मैंने शशि थरूर का एक बहुत प्यारा वीडियो है व्हेन ही इज़ डिबेटिंग इन ऑक्सफर्ड, कि वहाँ के एक प्रो कॉलोनाइजेशन पे उन्होंने एक कमेंट मारा था कि भाई हमारे कारण, ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं, हमारे कारण आपके यहाँ जो है रेलवे है, पता है तुमको, हम लेके आए तो तुम तो शशि थरूर का बहुत बढ़िया इसमें जवाब था कि क्या तुम नहीं लाते तो नहीं आता क्या? और दूसरी बात, तो तुमने सिर्फ उन्हीं जगहों पे रेलवे बिछाई थी जहां तुम्हें ज़रूरत थी। यू डिड नॉट मेक द रेलवे फॉर अस, यू मेड द रेलवे फॉर योर सेल्फ, ओके? तो डेवलपमेंट कुछ किया नहीं, सारा रिचेस लेके चले गए, रूइनिंग द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। देखो, किसी भी देश में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती तो वो प्रॉस्परस होता है, ठीक है? जैसे कि अगर उसमें एग्रीकल्चर भी बहुत बढ़िया चल रहा हो, लोग हैंडीक्राफ्ट अपना चल रहे हों, बिजनेसेस चल रहे हों, सब कुछ क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो सब एक जगह काम नहीं कर सकते, सबको अलग अलग काम करना है, तो उसमें रिचनेस आती है। ब्रिटिशर्स ने हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट खराब कर दिया। हम जो बहुत बढ़िया मसलिन बनाते थे, कपड़ा, जो चीज़ें बनाते थे, उनको सबको बर्बाद कर दिया गंदी गंदी पॉलिसीज़ लगा के। उसके बाद ग्रोथ रेट कम हो गया ऑब्वियसली, उसके कारण इंक्रीज इन पॉपुलेशन, फटाक से बम फट गया, ऐसे लोग बढ़ गए, ठीक है? इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज लिमिटेड। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ भी उसके बाद 1960 में, वो भी सब जगह नहीं हुआ, कुछ ही क्षेत्र में हुआ, ठीक है? ये एक कारण है कि इतना जल्दी पावर्टी नहीं हटी। अदर सेक्टर्स कुड नॉट क्रिएट इनफ जॉब। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एकदम फट से बम से पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है, तो आप सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको दूसरे प्राइमरी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और प्राइमरी तीनों को एक साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है ताकि वो पॉपुलेशन काम कर सके। तो क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हुआ, सब हुआ, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं ना, उसमें इतनी जॉब नहीं निकाल पाए, ठीक है? इतनी फास्ट नहीं हो पाया जितनी फास्ट पॉपुलेशन बढ़ी। अनअफोर्डेबल हाउसिंग लीडिंग टू ग्रोथ ऑफ स्लम्स,
ठीक है, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो घर नहीं है, घर नहीं है तो उन्होंने स्लम बनाया। स्लम एक तरीके से, स्लम की ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। स्लम्स नॉट नेसेसरली मीन्स कि सारे लोग गरीब एक साथ रहते हैं, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हम सब ने धारावी के बारे में सुना है, आजकल वहाँ से हिप हॉप बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गया, तो वी गेट टू हियर, बट इट्स नॉट फन लिविंग इन दोज प्लेसेस, 10-12 लोग छोटी सी जगह में रहते हैं। इट सॉर्ट ऑफ, हाँ उनके पास घर है, बट दैट इज़ नॉट अ गुड लाइफ। तो स्लम एरियाज क्रिएट्स दरिद्रता आती है देश में। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशो कल्चरल फैक्टर्स, कि भाई हमारा कल्चर भी का भी हाथ है इसमें कि हम गरीब है, हमें शादी पे बहुत खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, दहेज तो भर भर के, पार्टियाँ, खाना, और मतलब शादी हैज़ बिकम, स्पेशली इन रिच पीपल, हैज़ बिकम अ शो ऑफ वेल्थ। जितना बड़ा फटाके, आई वॉन्ट टू नो हु डिसाइडेड कि शादी में फटाके फूटेंगे। ठीक है, मुझे शादी की एक रिचुअल पसंद नहीं है। ठीक है, क्यों जानवरों को परेशान करते हैं हम बैठ के, क्यों हम फटाके फोड़ के इन्वायरमेंट ख़राब करते हैं, क्यों बैंड बाजा बनाना होता है, क्यों इतने महंगे महंगे कपड़े जो आप कभी पहनोगे ही नहीं, राजा और महाराजाओं की तरह के कपड़े सिलाते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर रखे रहते हैं। लाख लाख 2-2 लाख रुपए की ड्रेसेस आती है, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट। सो वन थिंग इज हैवी एक्सपेंसेस ऑन सेरेमनीज एंड अदर कल्चरल इवेंट, हाई बोरोइंग वेरिएशंस एंड हाई लेवल्स ऑफ डेप्टनेस। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे जो स्मॉल लैंड ओनर्स हैं उनके पास इतना, क्योंकि एग्रीकल्चर हैज़ बिकम वेरी कैपिटल कंटेंट, कैपिटल इंटेंसिव, और कोई भी बिजनेस खोलना आज के समय में बहुत कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। तो जो लोग गरीब हैं, जिनके पास कम पैसा है, कम लैंड है, वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं ताकि वो कर सकें, और फिर वो उधार को चुका नहीं पाते हैं, और वो साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर वो उनकी पुश्तें गरीब रहती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द हाई बोरोइंग फॉर वेरियस रीजन्स। भाई आज भी हमारे देश में पता है, ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करेगा, लेकिन लड़की की शादी में पैसा देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं ना। हम लाइक, मुझे समझ में क्या, दूसरी चीज पढ़ाने के लिए दो, स्पॉन्सर करो एजुकेशन, लेकिन नहीं, शादी के लिए दे देंगे पर पढ़ाने के लिए नहीं देंगे। तो हमारे अजीब से सोशल कस्टम्स भी हैं थोड़े से, जो इस बात में और आग डालते हैं, और गैस डालते हैं आग में। तो एक तो ये साइकिल में फंसे रह जाते हैं कहीं, ऑलमोस्ट जो पुअर और नॉट सो पुअर लोग जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट नियर टू द पावर्टी लाइन, वो लोग हमेशा इस डेट में कई बार फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा उधार ले लेते हैं और फिर चुका नहीं पाते हैं। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ हाई पावर्टी रेट्स की क्या होता है, अगर किसी देश में पावर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हैं तो उसका क्या मतलब है, या व्हाट शोज, क्या चीज़ें देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये है इसलिए यहाँ पे गरीब की रेखा ज़्यादा है या गरीब के रेट ज़्यादा है। इनकम इनइक्वालिटी, जितना ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब कुछ लोगों के पास अथाह पैसा है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, जब तक ये इनकम इनइक्वालिटी रहेगी तब तक पॉवर्टी रेट ज़्यादा रहेगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, सब कुछ है, लैंड है, बहुत पैसा है, लेकिन किसी के पास कुछ है ही नहीं, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, जब तक ये अनइक्वालिटी नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगी तब तक पावर्टी रेट्स ज़्यादा रहेंगे। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, जब भी सरकार कोई पॉलिसी बनाती है गरीबी को हटाने के लिए, अगर उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उसमें लोग करप्शन करें, उसका ठीक से इस्तेमाल ना करें, ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन ना करें, तब तक पॉवर्टी रेट हमेशा हाई रहेंगे। हाई इंडेटनेस, जितनी ज़्यादा लोगों का कर्जा रहेगा उतनी ज़्यादा गरीबी रहेगी। ठीक है, ये इसके हिसाब से अगर पता है, अगर आप इसको एग्जैक्टली लो, डिट्टो टू डिट्टो, मतलब आंख बंद करके आप ये 5 पॉइंट दो, तो आपको अमेरिका भी गरीब लगेगा, क्योंकि गरीब इनइक्वालिटी बहुत है। जेफ बेजोस, इलॉन मस्क के पास बहुत पैसा है, लेकिन लोगों के पास इतना नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, किसी के पास तो वहाँ पे बिकॉज ऑफ मर्जर्स लोगों के पास स्पेशली रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा है कि बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं ना, उनके पास सब कुछ है, बैंक भी चला रहे हैं, उनके पास कंपनीज भी उन्होंने ले ली है, मतलब मर्ज कर ली है, और मोनोपोलीज बनाते जा रहे हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड हाई डेटनेस। यूएस में क्रेडिट बहुत चलता है, ठीक है, तो अगर आप इनको ऐसे
अंधों से देखो ना तो आपको अमेरिका भी गरीब लगने लगा कि वहाँ पॉवर्टी रेट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। अच्छा, अब क्या है वो मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है, हमारी भारत सरकार क्या कर रही है गरीबी हटाने के लिए? सबसे पहले तो वो कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की कोशिश, और टारगेटेड एंटी पॉवर्टी मेजर्स, स्कीम्स निकाल रही है गरीबों को गरीबी से उठाने की, ठीक है। तो कैसे कर रही है? सबसे पहले हाई ग्रोथ रेट, मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाई ग्रोथ रेट कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करता है। हाउ डज द थिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्रीज पॉवर्टी रेट्स, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे होता है। देखो, हाई ग्रोथ रेट सिंस 1980s हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ग्रोथ रेट 6% था 1980 में। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड, ठीक है, क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स ग्रोथ फॉर ऑल। जब देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसका मतलब है लोगों को काम करने की और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो नया मार्केट खोलेंगे, नया फैक्ट्री खोलेंगे, नया बिजनेस खोलेंगे, उस बिजनेस में काम करने के लिए उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट विल इंक्रीज, गिव अपॉर्चुनिटी टू पीपल एंड दैट विल हेल्प देम टू ग्रो। उसके अलावा अगर हाई ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी किसी कंट्री में, तो वहाँ पे एजुकेशन की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि देखो बताओ, जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे, ठीक है, उतना जीडीपी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वो टैक्स पे करेंगे। जितना गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा होगा, उतना वो फ्री एजुकेशन दे पाएगी, फ्री हेल्थ केयर दे पाएगी, इकोनॉमिक बूस्ट दे पाएगी, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे डिपेंडेंस, जैसे हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स की ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने किसानों को बोला है कि आप हमसे आके कम रेट्स पे क्रेडिट लो, अपने मनी लेंडर्स वगैरह से मत लो, ठीक है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स होता है, जिसको कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही है, देख नहीं रही है, वहाँ अनशन चीज़ें चलती रहती है। 24-25 पैसा पर रुपी पे लोग पैसे लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लोग के पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो अपना कर्जा चुका पाएंगे, तो ऑल इन ऑल गरीबी कम होती है, ठीक है। अब वो स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 हम मेन स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है गरीबी दूर करने के लिए। सबसे पहली है नरेगा। नरेगा के बारे में सबने सुना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट आपको मतलब 100 दिन साल में काम देगी, ठीक है, और अगर वो आपको 100 साल नहीं काम दे पा रही तो 100 दिन आपको वो देगी पैसा, ठीक है। अगर मतलब कि आप जाओ नरेगा में अपना नाम लिखवाओ कि मेरे पास नौकरी नहीं, मुझे नौकरी दो, वो आपको 100 दिन गारंटी कर दी है कि आपको 100 दिन हम काम देंगे, ठीक है। और अगर हम 100 दिन आपको काम नहीं देते हैं तो हम 100 दिन काम अगर हमारे कारण से नहीं दे पा रहे हैं, आप तैयार हो करने के लिए, पर हमारे पास नहीं है, तो हम 100 दिन आपको पैसा देंगे। ये नरेगा पॉलिसी है। और द स्कीम एम्प्लॉयड 220 करोड़ पीपल अक्रॉस 4.78 हाउस होल्ड्स। इतने लोगों को नरेगा ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अब उसमें है ना, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसमें जो वल्नरेबल है, ज़्यादा कम्युनिटीज़, जो वर्ग ज़्यादा कमज़ोर है, वल्नरेबल है, उनको आगे बढ़ा सकती है। वही किया उन्होंने। द शेयर ऑफ ST SC एंड वुमेन इज़ 23, 17 एंड 53% रिस्पेक्टिवली। ऑब्वियसली क्योंकि सरकार अगर अपनी तरफ से कर रही है, उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है ये ज़्यादा वल्नरेबल है, तो वो उसको और पुश करेगी। तो वही किया उन्होंने कि जो शेयर है ST का 20, SC का 23, ST का 17, वुमेन का 53, है ना। और उसके बाद द एवरेज वेज इज़ रेज्ड फ्रॉम 65 रुपीज़ टू 132 रुपीज़। तो पहले 2006-07 में कुछ 65 रुपये देते थे और 13-14 में 132 रुपये पर डे के हिसाब से पेमेंट की जाती थी, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग, ठीक है। दूसरी है प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ठीक है, और दूसरी है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये दोनों ही जो है ये दोनों स्कीम्स
एक ही डायरेक्शन में काम करती है, स्टार्ट स्मॉल बिजनेस। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, लोगों को खुद वो अपना धंधा करें, दुकान खोलें, काम करें, सेल्फ एम्प्लॉय हों। ठीक है, उसके लिए हेल्प करती है। और द एम ऑफ द सेकेंड वन इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया इन स्मॉल टाउन। ठीक है, ये वाली स्पेसिफिकली रूरल एरिया के लिए है कि रूरल एरिया में हम कैसे लोगों को इंडिपेंडेंट बनाएं, कैसे हम कोशिश करें कि वो खुद अपना काम, मतलब खुद अपना एक ट्रेड खोल सकें। ठीक है, उसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, इट एम्स टू ब्रिंग असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव पॉवर्टी लाइन, कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं परिवार, उनको मदद करें, असिस्टेंस करें, उनको खाना और बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो है वो दी जाए। घर, जैसे आपने सुना होगा ना, कई बार गवर्नमेंट करती है कि जो स्लम एरिया है उससे सारे स्लम हटा के उस पर अच्छे घर बना देती है, ताकि पक्के घर, सो दैट और फिर वो उन्हीं लोगों को दे देती है जो वहाँ पे रह रहे थे। क्या होता है इससे कि अब उनके पास फिक्स घर है ना, काफ़ी जगह है रहने की। तो एक सेक्शन जो, क्योंकि हमने देखा पॉवर्टी के 4-5 होते भाई, रहने की जगह, कपड़े, खाना। ठीक है, तो उसमें से एक वो फिक्स कर देती है। तो बेसिकली असिस्ट करती है फैमिली को। हर फैमिली की रिक्वायरमेंट देखो अलग होती है। किसी फैमिली में क्या होता है कि कोई, मान लो कोई फैमिली है जिसमें आदमी काम करता था लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, अब नहीं है, तो इस कारण से गरीब है। तो वो क्या करेगी, उस इंसान को ऐसा काम देगी जो वो अपने शरीर से कर पाए, या उसकी वाइफ या बच्चों को वो नौकरी देगी। कोई ऐसा हो सकता है जिसका हस्बैंड समझ लो डेथ हो गई, उसके छोटे बच्चे हैं, बीवी काम नहीं कर सकते, तो उसको कुछ बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देगी, सो ऑन। मान लो कि घर में सब है, ठीक है, सब लोग हैं, माँ बाप और बच्चे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो वो उसको काम ढूंढ के देगी कि हम तुम्हें काम देंगे, तुमको स्किल, तुमको ट्रेनिंग देंगे ताकि तुम काम कर सको। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। तो बेसिकली असिस्टेड हेल्प का क्या मतलब होता है कि जैसी जिसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, ताकि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ सके, वैसी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है, अब जैसे गरीब समझ लो, इसमें अगर वो दे आर ओल्ड, तो अब कुछ नहीं कर सकते, आप ओल्ड लोगों से काम नहीं करवा सकते ना, तो उनको फिर मेकिंग श्योर दैट दे हैव स्क्वायर मील्स एंड अ प्लेस टू स्टे, लाइक दैट। ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बेसिकली ना ये बहुत बहुत शानदार तरीका होता है। कम्युनिटी खुद की ही मदद करे, 10-15 लोग जो कि सिमिलर सिचुएशन में हैं, उनको एक साथ ले आएं, जोड़ दें कि भाई आप लोग जो है मिलकर एक दूसरे की सहायता करो। क्योंकि देखो, हर परिवार का प्रॉब्लम अलग होता है, हर एरिया का प्रॉब्लम अलग होता है, और पूरी दुनिया, एक गवर्नमेंट पूरी देश को नहीं समझ सकती कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन लोग आपस में समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और उनके पास सॉल्यूशन भी रहते हैं कि भाई आज मेरे पास कम खाना है, तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो शेयर करके आज का दिन निकालते हैं, कल देखेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पता है क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक काम होता है, ये एक जैसी सिचुएशन वाले लोगों को एक साथ जोड़ के उनको मतलब क्रेडिट दिया जाता है कि भाई आप मैंने एक NGO में काम किया था महाराष्ट्र में, उनके यहाँ उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए थे विमेन के। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक समय पे जब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइक में 10, 15, 20 लेडीज साथ में आके काम करती थी, वो 15-20 साल हो गए, उन्होंने इतने बिजनेस छोटे छोटे खुलवा दिए लेडीज़ के कि उनकी बैंक का टर्नओवर था 1 करोड़। मतलब उन सारी पूरे महाराष्ट्र की जिले की सारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे मिला के उनका टर्नओवर पहुंच गया था। मतलब इतनी उनकी क्योंकि वो क्या करती थी, आपस में ही पैसे जोड़ती थी, मतलब पहले आपस में एक दूसरे को जोड़ दिया, हेल्प करी एक दूसरे की बिजनेस पे वो करने में, फिर के जो पैसा कमाया वो बैंक में रखने के लिए दिया, उस बैंक को किसी और को लोन दिया, ठीक है, उसने कमाया पैसा वापस किया, उस बैंक ने फिर किसी तीसरे को, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है उसको, तो ऐसे करके आपस में मिल के कम्युनिटीज़ को जोड़ के एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रही है रूरल एरियाज़ में ये, ठीक है। उसके अलावा बैंक क्रेडिट देना और गवर्नमेंट सब्सिडी, कि जैसे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है अगर वुमेन रन बिजनेस है, ठीक है, क्रेडिट देती है स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, रिस्क बट जाती है। देखो प्रॉब्लम क्या है, बैंक तो गवर्नमेंट दे देगी, कोई भी आपको पैसा दे देगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाट हैपन्स इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे इट, व्हाट हैपन्स अगर आप उसको वापस पे ना कर पाओ, फिर आप वो मल्टीपल डेट में चले जाते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ क्या होता है ना, क्योंकि आप एक साथ हो, तो बैंक जो है वो एक जने को पैसा नहीं दे रहा है, एक ग्रुप को पैसा दे रहा है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। तो उसमें से अगर कोई एक इंसान फेल भी हो जाता है तो बाकी लोग बचा लेते हैं,
ठीक है, इट्स लाइक संगठन, ठीक है। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसमें क्या हो रहा है, असिस्टेंस इज गिवन टू स्टेट बेसिस सर्विसेज सच एज प्राइमरी हेल्थ। अब ये बेसिकली जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये स्टेट गवर्नमेंट असिस्ट करती है ये देखने में कि उनके स्टेट में किस किस एरिया में क्या क्या कमियां हैं और उनको वो प्रोवाइड करना, सच एज गिविंग प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन, रूरल शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। बेसिकली स्टेट इस योजना के तहत एरियाज को देखती है कि भाई इस एरिया में इस चीज़ की कमी है, यहाँ पे अगर स्कूल होगा तो अच्छा होगा, यहाँ पे पानी की कमी है, तो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा असिस्टेंस देती है। और इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, प्राइमरी हेल्थ केयर, स्कूल खोलना, क्लिनिक खोलना, ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, अगर आपके पास घर नहीं है तो शेल्टर देना, मदद करना। तो ऑल ऑफ दिस इज गुड। अब क्या चुनौतियाँ हैं आगे गरीबी इंडिया के लिए स्पेशली, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन टू मेकिंग श्योर कि गरीबी जीरो हो जाए। देखो एम तो आखिरी में वही है ना कि गरीबी खत्म हो जाए, कोई इंसान खाली पेट ना सोए, किसी बच्चे को रात में खाली पेट ना सोना पड़े, वो एम है। तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या है, वाइड डिस्पैरिटी। जब तक वाइड डिस्पैरिटी है तब तक गरीबी कम नहीं हो पाएगी। मतलब डिस्पैरिटी मतलब क्या कि अर्बन में गरीबी का अलग सिचुएशन है, रूरल में, अर्बन में लोग अमीर होते जा रहे हैं लेकिन रूरल छूटता जा रहा है, या एक स्टेट बहुत आगे बढ़ गया, वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका या केरला आगे बढ़ गया लेकिन बिहार उड़ीसा छूट गया। क्योंकि सब साथ में मिल के सारे स्टेट अगर करेंगे तब जाके गरीबी सब जगह से खत्म होगी। तो अगर जब तक डिस्पैरिटी रहेगी कि अर्बन में तो हो रहा है लेकिन रूरल में नहीं हो रहा है, या रूरल में हो रहा है लेकिन अर्बन में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कि भाई कुछ स्टेट्स में तो ध्यान दिया जा रहा है पर कुछ स्टेट्स हमेशा पीछे होती जा रही है, जब तक ऐसा चलता रहेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि एक जैसा डेवलपमेंट हो पूरे देश में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर स्टेट में, ठीक है। हाई स्ट्रेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। हम इतना पैसा नहीं खर्चा करते हैं हेल्थ और एजुकेशन में जितना दूसरी कंट्रीज करती है, तो हमारे पास, हमें स्ट्रेस है हमारे सिस्टम पे, हमारे एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना जल्दी हम गरीबी से को दूर कर पाएंगे। एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, जो लोग वल्नरेबल हैं उनको एम्पावर करें कि हम उनके, हमेशा मत देखो, जिंदगी भर नहीं पाल सकती गवर्नमेंट, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए। बात यही है कि वो लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, है ना। तो जब तक गवर्नमेंट उनको हाथ में खाना देने की बजाय उन्हें वो एम्पावरमेंट देगी, ठीक है। बोलते हैं ना, वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि किसी को एक बार मछली पकड़ के दे दो तो वो एक बार खाना खाएगा, लेकिन अगर किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो वो जिंदगी भर खाना खाएगा। वो वाली बात है कि जो कम्युनिटीज, पिछड़ा वर्ग है, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, उनको एम्पावर करें इस तरीके से कि वो अपने आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बेसिकली ये कुछ सवाल हैं, सम क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क, वेदर, मतलब आप कैसे डिसाइड करेंगे कोई इंसान गरीब है या नहीं है। तो क्या सवाल आप उनसे पूछेंगे टू मेक श्योर वेदर दे आर पुअर और नॉट। आर पीपल एजुकेटेड? इफ इन अ कंट्री, स्टेट, कम्युनिटी, इफ पीपल आर एजुकेटेड, देन देर आर हाई चांसेस दैट दे विल नॉट बी पुअर। डू दे हैव शेल्टर? क्या उनके पास छत है? और छत मतलब सिर्फ कच्चा घर नहीं, छत से है ना बड़ा मतलब होता है। देखो कभी भी हम कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं ना, तो इट जस्ट डजंट मीन रोटी रोटी या कपड़ा कपड़ा या मकान मकान। वी आर टॉकिंग अबाउट अ लार्जर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। रोटी मीन्स कि क्या हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, सारे न्यूट्रिशन हमें मिल रहे हैं। कपड़ा मतलब ये नहीं कि हमारे पास ये एक कपड़ा है, बट कपड़ा मीन्स कि क्या हम अपने शरीर को इन एलिमेंट से बचा पा रहे हैं, उसके लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है वो है क्या। और शेल्टर मतलब ये नहीं होता है कि क्या आपके पास घर है या नहीं है उस वक्त रहने के लिए। शेल्टर का ये मतलब होता है कि क्या आप किसी भी सिचुएशन में, कोई भले बारिश हो जाए, धूप, आंधी, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें आप अब खुद को और खुद के परिवार को सेफ रख सकें लंबे समय तक, उसे शेल्टर बोल सकते हैं आप। तो क्या लोगों के पास रहने के लिए वो शेल्टर है या वो होमलेस है? डू यू हैव अ जॉब सिक्योरिटी? ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आज मेरी टांग टूट जाती है तो मेरे पास जॉब सिक्योरिटी है। मैं 1 महीने की छुट्टी लूँगी, मुझे 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी शायद, भले, लेकिन 1 महीने बाद मैं वापस आके काम कर सकती हूँ। लेकिन वहीं अगर कोई लेबरर है जिसका पैर टूट जाए तो वो
क्या करेगा बेचारा? गया, क्योंकि उसको तो रोज खाना रोज कमाना है। उसकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, मेरी जॉब की सिक्योरिटी है। तो क्या लोगों के पास जॉब की सिक्योरिटी है तो फिर वो पुअर नहीं है, नहीं है तो फिर वो पुअर है, बिकॉज दे आर जस्ट वन स्टेप अवे, एक गलती दूर है गरीब होने से। ठीक है, आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेटेड? क्या कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग या कोई पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा प्रोबेबल हैं गरीब होने के? अगर इसका आंसर हाँ है तो मतलब गरीबी है। ठीक है, क्योंकि एक का विकास नहीं, सबका विकास जरूरी है। एक का विकास हो रहा है, दूसरों का नहीं हो रहा है, तो वो विकास नहीं है ना? तो अगर सब, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्लास, जेंडर, एवरीथिंग, अगर सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है तो वो एक उसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, या उसे बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ गरीबी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस लेक्चर वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली क्लास में सब ही क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड समटाइम्स दे आर सो स्वीट, एंड कोई भी सवाल छोटा नहीं होता, गलत नहीं होता, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए इस क्लास के तो आपको मिल जाएंगे PW की ऐप पे, बुनियाद बैच के बैच में जाएंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे लेक्चर का नाम आ जाएगा, उस लेक्चर के अंदर अटैचमेंट होगी, उस अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्ट्रीक अपनी जारी रखें। कुछ सवाल पूछे हैं मैंने, उसका जवाब दें। और जो मैंने पिछली क्लास में सवाल पूछा था कि क्यों डॉक्टर्स कम हो रहे हैं 2018-19 के टाइम में, उसका जवाब अभी भी किसी ने सही नहीं दिया है। उसका जवाब मैं अगले क्लास में दूंगी। If you know, write it under this video as well. Okay, I hope you have a very nice day. Thank you so much for listening. Bye.